नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी काम चल रहे हैं उनके बारे में। और हमारी सेना की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 6 महीने का वक्त हमें दीजिए। 6 महीने के बाद हम क्लीन स्वीप रखने की ताकत रखते हैं और पूरी तरह से आतंकवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। पूरी प्लानिंग के लिए सिर्फ 6 महीने चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे उनके पूर्व वायुसेना प्रमुख असगर खान की हम बात करें, जिन्होंने कहा है कि भारत से कोई पाकिस्तान को खतरा नहीं है। यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ की जो सेना है, अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, अपनी ज्यादा सियासत चमकाने के लिए भारत पर हमला करती रही है और हमले की शुरुआत हमेशा से ही पाकिस्तान ने की है। साथ ही साथ वहां के एक और पत्रकार ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जाहिर लगातार एटम बॉम्ब्स को फोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर एटम बॉम्ब्स हैं क्या। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की राजनीति में बैठे गीदड़ों की सत्य कथा पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी सेना के गर्व से ही आतंकियों का जन्म होता है। पाकिस्तान की टेढ़ी रीढ़ को सीधा करने की ठान चुकी भारतीय सेना ने सरकार से 6 महीने का वक्त मांगा है। भारतीय सेना को 6 महीने का समय देने का मतलब है कि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकियों के नामो निशान का सफाया। दोगले पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारतीय सेना के 18 जवानों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पीओके में पल रहे 38 आतंकियों समेत पाक सेना के 2 जवानों का सिर भारत लाया था। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार को मोहरा बनाकर पाकिस्तान को धमकी दी है। असत्य को सत्य बनाकर दिखा रहे पाकिस्तान ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया और भारत सरकार के सारे दावों का खंडन किया था। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना का कहना है कि 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से आतंक के सफाए के लिए सेना को 6 महीने तक लगातार पीओके में ऑपरेशन चलाना होगा। अगर भारतीय सेना लगातार 6 महीने तक पाकिस्तानी सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो पीओके में पल रहे 40 आतंकी कैंपों समेत आतंकियों के 50 लॉन्च पैड नेस्तनाबूद हो जाएंगे, जिसके बाद भारत को बार बार टारगेट करने वाले आतंकियों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। झूठा कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चर्किन ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि सदन इस समय कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा। आतंकी देश पाकिस्तान ने पहले भी यूएन चीफ बान की मून से मुलाकात कर सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ ध्यान खींचा था, लेकिन इसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की सच्चाई जानती है। भारत को बार बार परमाणु हथियार की धमकी देने वाले पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो भारत के सामने खड़ा भी हो सके। सैनिकों से लेकर सैन्य सामग्री तक पाकिस्तान हर चीज में भारत से आधा है। शायद बड़बोले पाकिस्तान को अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। वो बार बार भूल जाता है कि भारत भी एक परमाणु देश है। मतलब साफ है, टक्कर होती है तो जीत भारत की ही निश्चित है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो टक्कर तो छोड़िए, वहाँ के पत्रकार खुद कह रहे हैं कि जो जाहिर लगातार ये कह रहे हैं कि एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उनको शायद पता ही नहीं है कि एटम बॉम्ब है क्या। साथ ही साथ जिस तरीके की कूटनीति भारतीय सरकार और खास तौर से नरेंद्र मोदी ने अपनाई है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से एक तरफ पड़ा हुआ नजर आ रहा है, आइसोलेट नजर आ रहा है। साथ ही और उन्होंने जो असगर खान, जो उनके पूर्व वायुसेना प्रमुख रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है वो साबित करता है कि भारत जो कहता रहा है लगातार लंबे समय से, वो पूरी तरह से सच है। हमेशा से उकसाने और हमले करने का काम किसी ने अगर किया है तो वो नाम है पाकिस्तान का। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पीके सहगल हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ ओम प्रकाश गुप्ता भी जुड़े हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। उससे पहले पीके सहगल जी, सवाल मेरा आपसे ये, जिस तरीके से 6 महीने का वक्त मांगा गया है, पाकिस्तान वैसे ही बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और लगातार वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, अपनी नाक को बचाए रखने के लिए, अपनी इमेज को थोड़ा सा सुधारे रखने के लिए, कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। ऊपर से भारतीय सेना का ये कह देना कि सिर्फ 6 महीने और चाहिए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा आतंकी कैंप्स को। कितना और ज्यादा घबरा गया पाकिस्तान? पाकिस्तान बिल्कुल
घबराया हुआ है। जी सारी दुनिया जानती है जो हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसका कोई पैरेलल नहीं है पूरी दुनिया में। जी जहाँ जहाँ आज तक टोटल 10 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, हर सर्जिकल स्ट्राइक में केवल एक टारगेट को चुना गया है। हमारी फौज ने 7 और 8 टारगेट्स को चुना जो 250 किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे, पुंछ से लेके नौगांव तक। 150 कमांडोज को हमने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज़ में से उन्होंने घुसपैठ किया, उनके माइन फील्ड में से घुस के गए, वहाँ जाकर उनके टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया, जो बाकी को लोकेटेड फैसिलिटीज़ थी उनको बर्बाद किया जी और बिना किसी प्रकार की खनक के पाकिस्तान को 150 के 150 हमारे जो जवान थे वापस आ गए। जो एक दो जवान घायल भी हुए वो अपने देश में वापस आने के ऊपर माइन फील्ड के। इस माफिक की जो क्षमता, प्रोफेशनलिज्म या कॉम्पिटेंस हमने दिखाया है, इसका कोई भी दुनिया में मिसाल नहीं है। जो अमेरिका ने किया था बोटाबाद में, अमेरिका के पास ओवरवेलमिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ थी जी इलेक्ट्रॉनिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से डिग्रेड किया था और वो समतल ज़मीन में था। जो एंटेबी में इजराइल ने किया था वो भी एक हवाई पट्टी पर था। बिटवीन द युगांडन आर्मी एंड द इजरायली आर्मी ओवरवेलमिंग डिफरेंस था। हमने जंगलों में, पहाड़ों में और बड़े मुश्किल टेरेन में किया है और ऐसा चीज़ करके दिखाया है जिसकी एब्सोल्युटली उसको खनक ही नहीं पहुंची। अभी वो बड़े पैमाने पर कह रहा है कि हिंदुस्तान ने इस माफी की कुछ कार्रवाई की नहीं की, जबकि वो जानता है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ हमने टेररिस्ट बर्बाद किए। हमारे पास सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं, हम उसको नहीं डिस्प्ले करना चाहते। अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो दर्शाएगी। हाँ। क्योंकि हेलमेट माउंटेड कैमरा से, ड्रोन से, सैटेलाइट से सारी की सारी वीडियोग्राफी की गई है। हमारे अपने प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और तीनों चीफ्स ऑपरेशन रूम में बैठे सारी कार्रवाई को उसी प्रकार देख रहे थे जैसे ओबामा ने देखा जो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो अगर ये कुछ ऐसा है ही नहीं था, क्यों अनमार्क्ड गाड़ियों में, सिविल क्लोथ में ये सारे गए ताकि इसकी खनक ही ना पहुंचे उस तरफ। और दुनिया जानती है कि ये कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने रातों रात जितनी डेड बॉडीज थी इनको दफनाया, उस एरिया में बुलडोजर चलाए, फिर 40 के करीब इंटरनेशनल पत्रकारों को ले गए ये दर्शाने के लिए। मैं ये सवाल पूछने वाली थी कि वहां पे पत्रकारों को भरकर ले जाना और ये दिखाने की कोशिश करना कि देखिए कुछ हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ पे, वहां पे तमाम भारतीय चैनल्स को बैन कर देना, वहां पे तमाम चीजों पे ये दिखाने की कोशिश करना, और जो वहां के लोग कह भी रहे हैं कि शायद नाक का सवाल है, अब ये साक का सवाल बनकर रह गया है और इसी वजह से इन तमाम चीजों पर लीपापोती चल रही है। देखो बड़े अचंभे की बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान डिनाई करता है कि इस माफी की कोई कार्रवाई हुई नहीं, उसके बाद उसका जो वायलेंट रिएक्शन है, पिछले 24 से 36 घंटे में उसने सात घुसपैठ की कोशिशें की हैं। इस माफिक का क्यों रिएक्शन हो रहा है जब हमने किया कुछ नहीं। फिर उसके टीवी ने दर्शाया कि हिंदुस्तान के 8 सिपाहियों को मार दिया है और एक जिंदा पकड़ा है, वो कहाँ है जो 8 मारे हैं, कहाँ है वो डेड बॉडीज़। फिर उन्होंने बहुत कुछ और कहा जिसका किसी प्रकार से उनके पास सबूत नहीं है, अपने अवाम को गुमनाम कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस वहाँ घोषित किया, मीडिया को कहा कि उनके अवाम को किसी प्रकार से पता नहीं लगना चाहिए कि उनकी कितनी बड़ी हार हुई है। हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ओम प्रकाश गुप्ता जी, सवाल अब ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं, जो तमाम चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है, और भारतीय सेना जो कह रही है कि सिर्फ 6 महीने का समय और चाहिए, वहाँ पे टीवी चैनल्स को बंद करना, तमाम पत्रकारों को भरकर ले जाना, ये दिखाना कि देखिए यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, भारत झूठा क्लेम कर रहा है। फिर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है, इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान के खुद पूर्व वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि भारत से कोई खतरा नहीं है, भारत ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, हमेशा युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की है। देखिए, जो पाकिस्तान का रिएक्शन ये जो है वो बहुत लॉजिकल है, कहाँ से कि अगर वो एक्सेप्ट कर लें कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा एस्केलेट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में पाकिस्तान अपनी रिएक्शन को एस्केलेट नहीं करना चाहता, यूजुअल क्रॉस बॉर्डर फायर करना चाहता है। तो अभी वो वार को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है या इस पोजीशन में नहीं है कि वो काउंटर सर्जिकल ऑपरेशन कर सके, इसीलिए वो इसको नकार रहा है। इसीलिए वो अपनी तरफ जो है इतने जर्नलिस्ट को ले जाके दिखा रहा है कि देखो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये एक डिफेंसिव पॉलिसी है उसकी। और नवाज शरीफ जो है
पब्लिक रिएक्शन से बचना चाहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लें कि सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था तो उनके ऊपर ही प्रेशर आएगा पाकिस्तान से कि आप भी कुछ करो, तो इसे बचने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे लेकिन सवाल राकेश कपूर जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। राकेश कपूर जी, सवाल अब बहुत बड़ा ये है कि पाकिस्तान तो वहाँ पे कह ही रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, अपने घर में भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो चिल्ला रहे हैं लगातार कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुआ है तो सबूत दीजिए, उनका क्या करें? ये तो हिंदुस्तान में एक रवायत सी बन गई है कि जब भी कोई पाकिस्तान को लेकर के कोई मसला खड़ा होता है तो एक लॉबी है जिन्होंने इसको उद्योग बना लिया, इंडो पाक रिलेशंस को उन्होंने एक उद्योग में, एक कॉटेज इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जवाब माकूल तौर से उसी की ज़ुबान में ना दे करके बल्कि हम सेमिनार, गोष्ठियाँ और कॉन्फ्रेंस करते रहें और उनमें उनका जवाब देते रहें। तो वो तो एक मसला ये हो गया उन लोगों का। उन लोगों को तो ये आँख खोल करके देखना चाहिए कि इस भारत में, इस मुल्क में इसकी जो फ़ौजें हैं वो कितनी जाबाज फ़ौजें हैं और उन्होंने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। ये पहला कारनामा इस तरीके का नहीं है 1971 का कि नज़ीर हमारे सामने है किस तरीके से हमारी फ़ौजों ने बीच से पाकिस्तान को चीर करके दो भागों में बांट दिया था। पूरी दुनिया ने देखा था और पूरी दुनिया चू नहीं कर सकी थी। कूटनीतिक तौर पर भी भारत की विजय थी और आज भी हुई है। जो लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के वे लोग जो सबूत चाहते हैं तो उन्हें सबूत मुंबई का देखना चाहिए, उन्हें सबूत उड़ी का देखना चाहिए, पठानकोट का देखना चाहिए, और जितने भी कार्रवाइयाँ, गतिविधियाँ आतंकवादियों ने की हैं भारत में, उन सब के सबूत क्या दिखाने की ज़रूरत है? बेगैरत लोगों के लिए, ऐसे लोगों को सिर्फ बेगैरत कहा जा सकता है। मतलब ये बहुत कटु शब्द है, लेकिन क्षमा कीजिए इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बेगैरती हिंदुस्तान में जमहूरियत के नाम पर जो लोग ओढ़ना चाहते हैं और इस जमहूरियत को बदनाम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन होता है और पाकिस्तान इसको नकार रहा है तो इसका मतलब क्या है। सहगल साहब भी जो फरमा रहे थे, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, और जो गुप्ता जी ने कहा उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इसको एक और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अगर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान ये कबूल कर लेते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौजों ने सर्जिकल ऑपरेशन किया, तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज, उसका इकबाल क्या रह जाएगा? उनका इकबाल तो शून्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए अपनी शर्म छुपाने के लिए, अपनी जो उनकी जो बेइज्जती हुई है उसको छिपाने के लिए वो बार बार, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जितने भी पत्रकार ले जाएं, लेकिन हकीकत को कौन बदल सकता है? अभी अरे इंतजार कीजिए ना, अभी सारी की सारी वीडियो फिल्म्स आ जाएंगी। बिल्कुल। जो हमारे प्रधानमंत्री ने जिससे, अरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब उनके मुख्य विरोधी कम्युनिस्ट से लेकर कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं सब ये कबूल कर रही हैं, सब ये स्वीकार कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। इट इज़ ए डिफाइनिंग मोमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सर्जिकल ऑपरेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है, बेशक हमारा हिस्सा है, कानूनी तौर पर हमारा हिस्सा है, संवैधानिक तौर पर हमारा हिस्सा है, मगर उस हिस्से को पाकिस्तान ने जिस प्रकार से विवादास्पद बनाया हुआ है, उसमें जाकर के घुस करके और हलक में हाथ डाल करके, पाकिस्तान के हलक में हाथ डाल करके, उसके दांतों को गिन करके, उसके जबड़े को हिला करके अगर हिंदुस्तान की फौजें आती हैं वापस, वो भी सुरक्षित तरीके से पूरी वापस आती हैं, और एक भी जवान ना उनकी कैद में है, ना मारा गया है, वो सब वापस आते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह साहब के ही जवान हैं, ये महाराणा प्रताप के ही जवान हैं, ये सम्राट अशोक से लेकर के और हिंदुस्तान के विक्रमादित्य से लेकर के आज तक हमारा जो इतिहास रहा है, जो प्राचीन इतिहास से लेकर के अर्वाचीन इतिहास है, उसकी गवाही है कि हमने पीओके में जाकर के सर्जिकल ऑपरेशन किया और पाकिस्तान को, शेर को उसकी मान में जाकर के उसका जबड़ा तोड़ा है, उसके दांत गिने हैं।
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है? है। तो आप ये बात क्या कहते हैं? अरे हिंदुस्तान की फौज ने तो 6 महीना मांगा है। 6 महीना बहुत है। याद कीजिए 1971 में 13 दिन में पाकिस्तान से अलग कर दिया था बांग्लादेश। बिल्कुल 13 दिन में बांग्लादेश बन गया था। ढाका में पाकिस्तान के ठीक है, साइकिल कुछ कह रहे हैं। 1 लाख फौजियों से वहीं पर वजू करा लिया था, वहीं पर नाक रगड़वाली थी, वहीं पे उन्हें उनकी ठोकरों में बैठ गए थे वो हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की हथियार डाल करके। भूल जाते हैं 6 महीने बहुत है। पीके सहगल जी, मेरे को पैनलिस्ट ने जो बोला है बहुत ही बढ़िया तरीके से बोला है, और इस समय दुनिया में किसी को भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की है वो एक किस्म से एब्सोल्युटली टॉप क्लास थी जी। बड़ी दुख की बात है कि ये ऑपरेशन किया गया रात 28-29 सितंबर को जी इमीडिएटली नेक्स्ट डे पूरा का पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ फौज के साथ था, खड़ा था। हाँ पॉलिटिकल पार्टीज फौज के साथ खड़ी थी और देश के साथ खड़ी थी। विद इन 5 डेज कुछ ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं अभी उंगली उठानी शुरू कर दी, जब जो बिल्कुल बेबुनियाद है। दुनिया के सामने याद आ गई ना लोकतंत्र में आप अपनी राजनीति करने की फिर आप से। देखो जो भी युद्ध हुआ है हिंदुस्तान में, चाहे वो 1948 था, 65 था, 71 था, 99 था, जी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत रही है द पीपल ऑफ द कंट्री यूनाइटेडली हिंदुस्तान की फौज के और गवर्नमेंट के साथ रहे। बिल्कुल। आज कुछ लोग जो आप पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं ये बहुत ही कम लोग हैं, वो बहुत अपने ही कुछ लोग हिस्टोरिक हैं। एविडेंस को भूल गए हैं हाँ। और देश को एक किस्म से मुखौल बना रहे हैं। सही कह रहे हैं सहगल साहब। लेकिन देखिए इसमें हिंदुस्तान की एक- शशि एक मिनट जी। बात कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान की फौज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हिंदुस्तान की फौज की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक गैर राजनीतिक पॉलिटिकल गैर राजनीतिक फौज है। उसको राजनीति से कुछ कोई लेना लेना देना देना नहीं नहीं है, है। कोई मतलब और नहीं है। हिंदुस्तान का ये सौभाग्य से हिंदुस्तान ने जो आज ये कदम उठाया है और पाकिस्तान जिस तरीके से बलबला रहा है, जी। जिस तरीके से वो झुंझलाहट में है, तो मैं आज गालिब का शेर नहीं पढ़ता हूँ, मैं आज मजाज का शेर पढ़ता हूँ। और ऐसे शायर का शेर पढ़ने जा रहा हूँ जी। जिसको जोश मलिहाबादी, जिसके लिए पंडित नेहरू ने आज कल पत्रिका हिंदी और उर्दू में निकलवाई थी, उर्दू में खास तौर से, और वो 52-53 में पाकिस्तान चला गया था। जोश मलिहाबादी जिनको पागल कहता था, जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये साथ थे, लखनऊ में 7 लोग थे ये। उसका एक शेर है कि बख्शी हैं हमको इश्क ने, बख्शी हैं हमको इश्क ने वो जुर्रते मजाज, और डरते नहीं सियासते अहले जहां से हम। हिंदुस्तान तो वो चीज़ है, हिंदुस्तान की फौजें वो चीज़ हैं। करते रहिए आप सियासत। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, अगर उनका इकबाल खत्म हो चुका है, अगर उनकी फौज का राहिल शरीफ की फौज का इकबाल खत्म हो चुका, अगर ये बुज़दिलों की फौज है तो ये मानती रहे, कबूल करती रहे कि वहां पे कोई सर्जिकल ऑपरेशन हो, लेकिन हमने अपने पैरों के निशान वहां छोड़ दिए हैं। जी। यही मैं सिर्फ कहना पीके चाहता हूं। सहगल जी, ये कैसे नहीं माने कि वहाँ सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ? जिस तरीके से वहाँ बौखलाहट हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी की बात हम कह रहे हैं, पाकिस्तान के आपने सुना असगर खान जो खुद कह रहे हैं कि भारत ने कभी शुरुआत नहीं की, भारत चाहता है कि अस्तित्व पाकिस्तान का बना रहे, शुरुआत हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई है। और इसी कूटनीति की तो शुरुआत और इसी कूटनीति को तो सफल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे ना इतने लंबे समय से। हर एक देश में जाना, ये बताना कि पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है, किस तरीके से उसको आइसोलेशन में डाला जा सकता है। उसी बात को तो असगर खान ने साबित किया है, कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने शुरुआत हमेशा की है। और एटम बॉम्ब्स की वो बात करते हैं, शायद जो उनके पत्रकार ने कहा वो बिल्कुल सच कहा है कि भूल गए ये पूरी तरह से, इनको पता ही नहीं कि एटम बॉम्ब्स हैं क्या। जो उनके अर्स्टवाइल एयर चीफ ने कहा है जी। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जब वहां फौजी हुकूमत रही है। जी। 48 में, 65 में बहुत बड़े पैमाने पर उसको हारना पड़ा। 71 में जैसे इन्होंने बोला कि 13 ही दिन में आपने एक नया देश बना दिया, 93,000 फौज ने घुटने टेक दिए, जबकि उनके पास 6 महीने के लिए लड़ाई के लिए सब कुछ था। जी। और 7th फ्लीट आई हुई थी, उनको कहा कि 48 घंटे और रुक जाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई 10 मिनट भी और ठहरने की। फिर हिंदुस्तान की फौज एक ऐसी फौज है जो जब बांग्लादेश में जब गई तो पूरे समय में उन्होंने एक भी बलात्कार या लूटमार नहीं किया। दुनिया की जितनी भी फौजें किसी और देश में किसी की वजह से भी गई हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार और बलात्कार किया। ये हिंदुस्तान की फौज का कैरेक्टर, हिंदुस्तान की फौज का इंटेग्रिटी एक दुनिया के सामने ऐसा नमूना है जिसका कोई उदाहरण ही नहीं है। और ये जो
एटॉमिक वेपन्स की बात करते हैं जी। पहले तो मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, जो 1948 में, 65, 71 में, 99 में हर बारी हिंदुस्तान को चैलेंज किया, ललकारा पाकिस्तान ने जी। और उसका बहुत बड़ा उसको नुकसान पड़ा है, उसकी हर प्रकार से छवि गिर गई। अभी जो हिंदुस्तान की फौज कह रही है कि हम 6 महीने का समय दीजिए, हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, सारी दुनिया जानती है कि अगर टेररिज्म ये आतंकिस्तान बन गया पाकिस्तान, और अगर आतंकिस्तान में से आतंकवादियों को हटाना है तो केवल एक ही दुनिया का देश है जो इस कार्रवाई को कर सकता है। बहुत देर से दुनिया इंतजार कर रही थी कि हिंदुस्तान कब उठेगा, कब जागेगा, कब पॉलिटिकल विल दिखलाएगा इस कार्रवाई को करने के लिए। जो मोदी जी के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं जी। इमेजिन करिए कितना बड़ा रिस्क था उस इंसान के लिए। अगर ये 150 कमांडों में से 50 मारे गए होते, हाँ। तो मोदी जी के लिए मुसीबतें बहुत बड़े पैमाने पर हो जाती। जैसे कि कार्टर के लिए जब ईरान में उन्होंने अपने होस्टेजेस को इवैक्यूएट करने की कोशिश की तो अगली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार बैठे। तो हमेशा कहा जाता है अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। उस रात वो बैठे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, पूरी रात बैठे हुए इस ऑपरेशन के हर पहलू को देख रहे थे। आर्मी चीफ के साथ में, नेवल चीफ के साथ में, एयर चीफ के साथ में, उनके दिल में उस समय क्या हो रहा था, क्योंकि कभी भी कुछ गलत हो सकता था। अगर इनग्रेस के समय पकड़े जाते तो पाकिस्तान ब्लॉक कर लेता आपका वापसी का रास्ता। फिर पता नहीं हमको एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ती, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन करने पड़ते, आर्टिलरी बैराजेस फायर करने पड़ते इनको रिकवर करने के लिए, इनको वापस लाने के लिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये रिस्की मिशन था ऑन अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम एरिया। और इस माफिक का मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया में इस माफिक का कोई भी उदाहरण नहीं है जो इस फौज ने कर दी, और ये बहुत ही रिस्की मिशन था जिसमें हम सफल रहे हैं। इस रिस्की मिशन में हम पूरी तरह से सफल रहे हैं। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के हालत की बात करेंगे। पाकिस्तान के जो नए हालात हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वहां मुशर्रफ की बात करें जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, और वो अपने ही मीडिया चैनल्स को बता रहे थे कि वो जीत पाए भारत से। जिस तरीके से वहां के पत्रकार एटम बॉम्ब की धमकी देने वालों को जाहिल कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि एटम बॉम्ब हैं क्या। जिस तरीके से उनके पूर्व वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा शुरुआत की युद्ध के लिए, और भारत से कोई खतरा पाकिस्तान को कभी नहीं रहा और ना अब है। अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए यहां की सेना और यहां के हुक्मरान ये तमाम खेल खेलते रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। जिस तरीके से आतंकवादियों के खात्मा करने की बात हमारी सेना ने कही है, जिसके लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले ही पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के कुछ हम बयान आपको सुना देते हैं। वहां के पत्रकारों की बात करें या फिर पूर्व चीफ जो उनके रहे उनकी हम बात करें, मुशर्रफ की हम बात करें जो कि अपने ही टीवी चैनल को बता रहे थे कि पाकिस्तान कितनी कमजोर स्थिति में है और अगर एक बार फिर से उसने भारत से युद्ध किया तो बुरी तरह से मात खाएगा। जरा सुनिए कि क्या क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के अपने ही लोग। ख्वाहिश का इजहार किया था, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। अब ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि आपने पिन प्रिकिंग करते 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 इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट कर ली। पहले एक दुश्मन बनाया, आउट ऑफ द वे जाके बनाया, फिर प्रीएम्प्टिव मैयस के तौर पे एटम बॉम्ब। आप बना जो लिया मैंने आपको दुश्मन, और आप हैं भी मुझसे बहुत तगड़े, हर एतबार से बहुत ताकतवर। ठीक होगी बात। इसका एक दूसरा पहलू है, मैंने इस पे एक दफ़ा बड़ा तफसील से लिखा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नामुमकिन तरीन काम था ये एटम बॉम्ब बनाना, वो बना लिया। अपने बच्चों को किताब नहीं दे सके, अपने मरीज को इलाज नहीं दे सके, अपने मजलूम को इंसाफ नहीं दे सके, एटम बॉम्ब बना लिया। और ये एटम बॉम्ब कर क्या रहा है प्रैक्टिकली? ये भूख की हिफाजत कर रहा है, और जो बदहजमी का मरीज है उसकी बदहजमी की हिफाजत कर रहा है। ये है एटम बॉम्ब का असल किरदार। अब एक और पहलू, इंडिया की आबादी कितनी है?
सलीम बुखारी जरा बताएं। 1 अरब से ऊपर है, 1 अरब से 1.5 के करीब होने। अच्छा, मैं अल्लाह ना करे, मैं तो जानता हूँ ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन जाहिलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखुन लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है, और ये पागलपन जो है ये पुराना है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जो टर्क्स थे वो सल्तनत उस्मानिया से, ऑटोमन एम्पायर से, वो उस वसीदा खिलाफत से। और वैसे भी तारीख में कोई 2-3 हज़ार साल से हमले होते रहे, शुमाल मशरक़ से ही होते रहे हिंदुस्तान पे। वो तो खैर और बात थी, उसको भूल जाइए। हिंदुस्तान के मफाद में यह है इस वक्त कि पाकिस्तान जिंदा रहे, मजबूत रहे। 1965 की जंग थी, वो मैं कमांडर इन चीफ था एयरफोर्स का 15 अगस्त तक, और मुझे कोई इल्म नहीं था कि पाकिस्तान का कोई फ़ौज का कोई प्लान है इंडिया के मकबूजा कश्मीर पर हमला करने का। बिल्कुल पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने अखबार में पढ़ा रिटायर होने के बाद 15 अगस्त के बाद, अगस्त के चंद दिनों में, कि हमारे टैंक भेजे गए अखनूर के पीछे। अखनूर हिंदुस्तान का इलाका था, कब्जे में था, उनके पीछे टैंक भेजे गए हैं, फौज भेजी गई है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो इंडिया रिएक्ट करेगा। तो मैंने अयूब खान से इंटरव्यू मांगा और 3 सितंबर को मुझे उसने मुलाकात का टाइम दिया। मैं अयूब खान के पास गया, मैंने कहा जी आपने हिंदुस्तान के साथ जंग करने का फैसला कर लिया है? कि तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा मुझे किसी ने बताया नहीं, मगर आपने टैंक भेजे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे पंजाब में। और पंजाब में इस वक्त फ़ौज ने, इसलिए कि हिंदुस्तान को ये ना पता लगे कि हम कुछ जंग का कोई सोच रहे हैं, फ़ौज को छुट्टी पर, जो जिनकी छुट्टी जायज़ छुट्टी थी, छुट्टी पर थे लोग, फ़ौज को छुट्टी से वापस बुलाया था, अलर्ट नहीं किया था अपनी फ़ौज को। उनको पूरा यकीन था कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि रिएक्ट करेगा। मैंने अयूब खान को कहा कि नहीं, मुझे फ़ॉरेन ऑफिस ने, कौम को जो तासुर दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन और इंडिया जो हमें रहने नहीं देगा, तो ये तासुर देकर हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमतें, हमारे रियासत क्या करना चाहते हैं? फिर चाहते हैं कि ये फ़ौज, अभी फ़ौज देखिए ना, 40% बजट फ़ौज पर खर्च होती है, 1% तालीम पर। मलेशिया में 30% बजट जो है तालीम पर खर्च होती है, इंडोनेशिया में भी होती है तकरीबन इतनी, यहाँ 1%। तो ये कौम को जहालत की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे भी जाहिल है इस वक्त, और जहालत चाहते हैं ताकि ये बैठे रहें। ये इससे नहीं चाहते कि इनकी गिरफ्त कमज़ोर होती है, ये चाहते हैं कि डराया जाए, कौम को धमकाया जाए और हम बैठे रहें। इनको, हमें आज हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं, उन्होंने कभी हम पे हमला नहीं किया, और हमें इतनी बड़ी फ़ौज रखने की, इतना खर्च करने की फ़ौज पर कोई ज़रूरत नहीं। जब ये एटम बम चलाया गया किया, तो मुझे नवाज शरीफ ने मेरे पास मुशाहिद हुसैन को भेजा, उनका वज़ीर था, कि एटम बम हम एक्सप्लोर करें। मैंने कहा नहीं, मत कीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं एटम वेपन की। उन्होंने किया एटम, ये भी हमने किया, कोई ज़रूरत नहीं, हमने किस पे हमला करना है? इस वक्त पाकिस्तान के बाद इतने एटम बम है कि सारी दुनिया में जो लाइफ है ना, इंसानियत ख़त्म कर सकता है। हमें तो है, हाँ, इस वक्त है हमारी जो हमारी ताकत है, सारी दुनिया की जो मखलूक है उसको ख़त्म कर सकता है पाकिस्तान। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज़ किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। ओम प्रकाश गुप्ता जी, आपने सुना कि किस तरीके से पाकिस्तान के ये बहुत बड़े लोग हैं, चाहे उनके पत्रकार की हम बात करें या फिर उनके पूर्व वायुसेना प्रमुख की हम बात करें, भारत ने कभी हमला नहीं किया। पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा खर्च उसकी सेना के ऊपर किया जाए। एक सवाल अब ये है कि पाकिस्तान की जनता आखिर सोच क्या रही होगी अपने तमाम हुक्मरानों के बारे में, तमाम सेना प्रमुखों के बारे में, खास तौर से राहिल शरीफ का जो एक्सटेंशन लगातार लंबा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है,
इन तमाम चीजों में नहीं लगता कि बहुत ही बुरी तरह से अपने आप ही ये तमाम लोग फंस गए हैं? देखिए, पाकिस्तान में वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है इंडिया से जी। वहाँ पर जो है पंजाबी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम जी। वो क्लास 1 सिटीजन है, बाकी सभी लोग क्लास 2 हैं। तो जो क्लास 2 सिटीजन है वो ऑब्जेक्शन करते रहें, कुछ भी करते रहें, उसका कोई फर्क नहीं है। वहाँ की आर्मी में, वहाँ की सिविल सर्विस में, वहाँ की पुलिस में, हर जगह जो है पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम डोमिनेट करता है। और इन लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो जमींदारी टाइप का है। ये आवाम को आवाम नहीं समझते, बल्कि एक जैसे नीचे के लोग होते हैं वो समझते हैं। तो इसलिए जो ये कह रहे थे साहब कि इतना परसेंट एजुकेशन पर, इतना परसेंट इस पर, पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से कि प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो बंदे वहाँ की पॉलिटिक्स चलाते हैं वो जो है बहुत ही पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, पंजाब के हैं, वही कंट्रोल, वही डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। आप यहाँ पे सवाल ये भी है पीके से जी। वो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पाकिस्तान का इंडिया का हवा खड़ा किए रहते हैं, जिससे कि आर्मी पर उनका वर्चस्व बना रहे, वहाँ की पॉलिटिक्स पर उनका वर्चस्व बना रहे। जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन की बात कर रही थी, वहाँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना एक्सटेंशन खुद ही करता है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं डिपेंड करता जी, खुद ही करता है। इसीलिए रातों रात पूरी पाकिस्तान में पोस्टर्स लगवा दिए जाते हैं फेवर मांगते हुए कि बहुत ज़रूरी है कि राहिल शरीफ बने रहें, आगे भी एक्सटेंशन उनका हो। पीके सहगल जी, सवाल कहीं यही तो नहीं कि जिस तरह की स्थितियां बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता रहा है कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, और वहाँ पे जनता के क्या हालात हैं ये हम सब जान रहे हैं। वहाँ के खुद के लोग कह रहे हैं जहालत बनी रहे, कौम बुरी अवस्था में पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं है, इनकी गिरफ्त कमज़ोर नहीं होनी चाहिए जनता के ऊपर से। और वही वजह है कि भारत ने कभी इस्तेमाल नहीं किया पहले से, ना कभी झगड़ा किया, ना कोई लड़ाई शुरू की, और ना ही भारत के खिलाफ एटम बॉम्ब्स की उनको जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान तो चाहता है एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रूप में पाकिस्तान उभर के आए जी। पाकिस्तान को आज सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल जो खतरा है वो अपने ही पंजाब प्रोविंस से है जी। जिस माफिक की वो कार्रवाई कर रहे हैं सिंध में, जिस माफिक की कार्रवाई कर रहे हैं बलूचों के खिलाफ पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, उससे साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान वो नहीं रहेगा जो पाकिस्तान आज आप और हम जानते हैं जी। और ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए। अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जुडिशरी एक होकर मिलिट्री को बैरक्स में भेजे। आसान है। एक चीफ जस्टिस ने जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको उठा के सत्ता से अलग कर दिया था। तो जुडिशरी में ताकत है, मीडिया में ताकत है, अवाम में ताकत है। हाँ। अभी हमको पीपल टू पीपल कांटेक्ट को स्ट्रेंथन करना है, कल्चरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, ट्रेड रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है। और कोझिकोड में जैसे देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली वास्तव में पाकिस्तान के अवाम को एड्रेस किया। उन्होंने कहा आपके देश में बड़ी गरीबी है, बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी अशिक्षा है, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ अनेकों चीज़ नहीं है। तो आपके जो हुक्मनाम जो लीडर्स हैं, बजाय इसकी तरफ देखें, वो तो कह रहे हैं हम एटम बॉम्ब बनाएंगे, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हम आपके खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा जी तो साफ तौर पे बोलते हैं, मुशर्रफ जी बोलते हैं, अनेकों पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो सेबर रैटलिंग करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि इसका अंजाम जो है पाकिस्तान के लिए इतना डिस्ट्रक्टिव होगा कि विद इन मिनट्स अगर पाकिस्तान ने गलती से, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो चाहे नॉन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन हो, उसको इस्तेमाल करेगा तो विद इन 10 मिनट्स पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो जाएगा, से गायब हो चुका होगा। दूसरा, कहा जाता है कि वॉर इज टू डेंजरस अ थिंग टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुर्दशा रही है कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जनरल्स ही सब कुछ कार्रवाई करते हैं, और ऑब्वियसली लगता है कि ना तो उनके पास कोई लॉजिक है, ना को उनके पास सैनिटी है। जिस माफिक की बातें करते हैं वो आज के माहौल में नहीं करनी चाहिए। दुनिया के इतिहास में किसी भी न्यूक्लियर नेशन ने दूसरे न्यूक्लियर नेशन के खिलाफ इस माफिक की धमकी नहीं दी, ये जानते हुए कि जो न्यूक्लियर वेपन है इट इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज़ अ पॉलिटिकल वेपन एंड अ वेपन ऑफ डेटरेंस। हिंदुस्तान ना पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है, ना पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है।
ना करना चाहता था, ना करना चाहता है आज, ना ही कोई फ्यूचर में इस माफी की अभिलाषा है। तो पाकिस्तान अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करने चाह रहा है। अभी वहाँ के आपने देखा वहाँ के जर्नलिस्ट कह तो रहे थे कि जाहिलों का टोला है, ये मूर्खों का टोला है, इनको पता ही नहीं कि एटम बॉम्ब्स क्या हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो सब समझ रहा है, लेकिन फिर से सवाल वही, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे राकेश कपूर जी, क्या वहाँ पे आसान है? वहाँ की सरकार जो चुनी हुई है भारत के साथ एक कदम आगे जैसे बढ़ाने की कोशिश करती है, राहिल शरीफ जैसे जनरल 4 कदम पीछे खींच ले जाते हैं, उसके बाद हमें नजर आता है पठानकोट, उसके बाद हमें नजर आता है उड़ी। सवाल अब यह है कि क्या वहां इतना आसान होगा वैसी ही जमहूरियत लेकर आना जैसी कि हिंदुस्तान में है? देखो शशि, ये बहुत तुमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें कोट करूंगा जी। कोट में एयर चीफ मार्शल असगर खां या नूर खां, उस जमाने में एयर मार्शल नूर खां भी होते थे जी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट के थे। तो ये गलत बात नहीं थी कि जब पाकिस्तान बना तो खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी जिनको हम सीमांत गांधी बोलते थे, उन्होंने महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि बापू आपने हमें किन भेड़ियों के हाथ में सौंप दिया है। ये फैक्ट है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये मन घड़ंत बातें नहीं हैं। दूसरा, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनकी जो पुस्तक है इंडिया विंस द फ्रीडम, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान का जो गठन हुआ वो हिंदू विरोध पर हुआ है, और इसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, वहाँ पर डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी, वहाँ पर फौजी हुकूमत आना शर्तिया बात होगी। तो वो बात सही सिद्ध हुई, खान अब्दुल गफ्फार खां की बात सही सिद्ध हुई, और तीसरी बात एयर चीफ मार्शल असगर खां की बात सिद्ध हुई कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कभी भी हमला नहीं किया। भाई आपको डर किस बात का है कि पाकिस्तान को किस बात का डर है, किस मुल्क का डर है पाकिस्तान को? लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की ये रही कि जिस वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग करके बेवजह नाजायज़ तौर पर बनवाया गया, एक नाजायज़ मुल्क के तौर पर आज जो नमूदार हो रहा है पूरी दुनिया में, जिसकी हरकतें जो हैं वो एक नाजायज़ मुल्क के तौर पर आज सामने बाहर आ रही हैं, तो उसका फ़लसफ़ा या उसका इजहार हम हिंदुस्तानी नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी नई दुनिया न्यूज़ टीवी में बैठा हुआ एक पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार कर रहा है और कह रहा है कि जाहिलों, तुमको मालूम भी है कि ये एटम बम होता क्या है? एटम बम क्या चीज़ है? ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का सपना कि एक इस्लामी बम बने, इस्लामी बम के नाम पर पाकिस्तान का जो एटम बम बना है, वो सिर्फ इस वजह से था कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमेशा पाकिस्तान में जनरल अयूब के आने के बाद, लियाकत अली खां की हत्या के बाद, वहाँ पर जिस तरीके से फ़ौजों ने कब्ज़ा किया हुकूमत पर, और फ़ौजें जिस तरीके से कठपुतली बनी, कभी अमेरिका की कभी चीन की, उसको लेकर के पाकिस्तान ने अपना वजूद ये बनाए रखा। चूँकि वो जानते थे अच्छी तरीके से कि किराए की ज़मीन पर, किराए की विरासत पर बना हुआ मुल्क कोई मुल्क नहीं होता, बल्कि कुछ ज़मीन का ऐसा टुकड़ा होता है जिस पे लोग बसे रहते हैं। वहाँ पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर, बलूची कल्चर, फ्रंटियर कल्चर, इनके ऊपर इस्लाम को लाद करके इन सारी कल्चर्स को, इन सारी तहजीबों को उनका गुलाम बनाने की कोशिश करने का नाम अगर पाकिस्तान है जी। अगर उसको हम इस्लाम का किला बोलते हैं, जो बोला गया, तो आज वो इस्लाम का किला धीरे 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 ध्वस्त हो रहा है। सबसे पहले बंगाल अलग हुआ, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश बना, अब बलोचिस्तान बनेगा। ये इस तरीके से जमीन के टुकड़े पर चंद जमीन, एक जमीन की जद को मुल्क नहीं कहते हैं। मुल्क की अपनी संस्कृति होती है, देश का अपनी विरासत होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना अपनी विरासत है, ना अपनी संस्कृति है, ना अपनी जुबान है। वहाँ के पंजाबी मुसलमानों ने उर्दू ले ली, उर्दू जुबान हमारी जुबान है। पाकिस्तान की जुबान कब से हो गई? उर्दू हिंदुस्तान में पनपी है, हिंदुस्तान में बनी है। तो ये मुल्क जो है वो अपने इसका जो मुस्तकबिल है वो टुकड़ों में बढ़ता हुआ अब साफ दिखाई दे रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एयर चीफ मार्शल असगर खां कह रहे हैं, ये बात पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि जिस मुल्क के बजट का 40% फौज पर खर्च होता है और 1% तालीम पर खर्च होता है,
तो वो मुल्क है या जाहिलों का अड्डा है? जाहिलों का ही टोला है। आपने उस बजाय किताब उनके हाथ में देने के, वहां के पाकिस्तानी बच्चों के हाथ में आपने बम दिए, आपने तलवारें दी, आपने सिर्फ हिंदू विरोध दिया, हिंदुस्तान की मुखालफत दी। इसके अलावा आपने पाकिस्तान के लोगों को और कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान से दोस्ती करने वाले लोग नहीं हैं, बाकायदा हैं। वहां पर दानिशमंद लोग भी हैं, लियाकत वाले लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों की चलने कौन देता है? कौन है उन लोगों की चलने कौन देता है? उनको तो पागल करार कर दिया जाता है। उनको तो ये कह दिया जाता है कि हिंदुस्तान के दलाल हैं ये। और जनरल अयूब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसको कि हमने भारत में जिनकी भूमिका विवादास्पद रही, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उसने नेहरू का दलाल कह दिया था जनरल अयूब ने, जब जनरल अयूब थे वहां पर। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के साथ, चूंकि पाकिस्तान एक किराए की जमीन पर बना हुआ नाजायज मुल्क है, ना जिसकी अपनी कोई विरासत है, ना अपनी संस्कृति है, ना अपनी तवारीख है, ना अपनी जुबान है, ऐसा मुल्क जब अपने ही भार से, अपने ही वजन से टूटने लगता है तो उसे बचाना तो उसको अमेरिका बचा सकता है, ना उसको चीन बचा सकता है। माफ कीजिए, खुद के लिए बहुत परेशान है, खुद अपने वजन से दब करके ही पाकिस्तान दबने वाला है। बस बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम जो अपनी तरक्की चाहती है, इसलिए हमारे वजीर आज़म ने अगर उस काली कट से ये बात कही जहां दीनदयाल उपाध्याय ने 1967 में पूरे भारत में फैलने का सपना देखा था भारतीय जनसंघ के, वहां पर जाकर के अगर वो ये बात पाकिस्तान की आवाम को, जैसे सहगल साहब ने कहा कि उन्होंने एड्रेस किया पाकिस्तान की आवाम को, चूँकि 1947 से पहले पाकिस्तानी आवाम हिंदुस्तान की आवाम थी, 1947 के बाद ही वो पाकिस्तानी आवाम बनी है। और वो किराए का नाम है, वो पाकिस्तान कोई नाम की चीज़ दुनिया में उससे पहले नहीं थी, अफगानिस्तान था, उस जिसकी एक पुख्ता तवारीख है, जिसका एक पक्का इतिहास है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से वहाँ की आवाम को मूर्ख बनाया गया और सिर्फ हिंदू विरोध और हिंदुस्तान विरोध के नाम पर मूर्ख बनाया गया, वहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं। अरे भाई वहाँ के लोग, अरे भाई क्या गजब का आपने खेल खेला है कि हिंदुस्तान या हिंदू विरोध के नाम पर आप अपनी फौज खड़ी करते हो, एटम बम बनाते हो बिना किसी वजह के, भूखे को भूखा रख करके आप कहते हो तू एटम बम खा। जो बेरोजगार है उसको कहते हो कि एटम बम दे और तसल्ली कर। और कुछ ये बात होती है कि अजब नशात से जल्लाद के चले हैं हम आगे। जहाँ जो आतंकवाद का जो खेल हो रहा है, जो खेती बोई जा रही है लगातार पूरी दुनिया के अंदर, आतंकवाद का गढ़ बन गया, आतंकवाद को अपनी नीति बनाने वाला देश बन गया पाकिस्तान, कि अजब नशात के जल्लाद के चले हैं हम आगे और अपने साये से सर और पांव से हैं 2 कदम आगे। पाकिस्तान की हालत आज ये है, ये जल्लादों के चक्कर में पड़ गए। ओम प्रकाश गुप्ता जी, सवाल अब ये है, जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया की हम बात करें, हालांकि भारतीय मीडिया को तो पूरी तरह से उन्होंने वहाँ बैन कर दिया है, लेकिन अगर उनकी बात करें तो उन लोगों को लगातार यही लग रहा है कि मोदी जैसा काम कर रहे हैं और जिस स्ट्रैटेजी और जिस कूटनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। चाहे बलूचिस्तान की बात करें, चाहे सिंध की बात करें, यूएन में पहली बार सुषमा स्वराज ने बलूचिस्तान की बात की, जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से यहाँ पर बलूचिस्तान का नाम लिया और किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में यह आंदोलन और बढ़ गया है, पूरी दुनिया के सामने वहां के अत्याचार नजर आने लगे हैं। सवाल अब ये कि पाकिस्तान का पहला जो मकसद है भारत का, कि उसको अलग थलग किया जाए, पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाया जाए कि कितना आतंकवाद वहां पर है, और उसका शायद नतीजा भी हमें नजर आने लगा है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपने देखा होगा कि रूस भी कह रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा किया भारत ने, अच्छा सराहनीय कदम है ये और सबको अधिकार है अपनी रक्षा का। नहीं लगता कि बहुत ही बड़ी मुश्किल में पाकिस्तान अब फंसने जा रहा है धीरे धीरे, और जिस विल की हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी भारतीय इच्छा शक्ति, भारतीय राजनीति की इच्छा शक्ति नजर आई है। पाकिस्तान अभी तक डिनायबिलिटी मोड में रहता था जी, और दूसरे देश उसको इतना समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो हम लोगों का एक्शन शुरू हुआ और फोकस्ड अटेंशन हुआ है, उससे टेररिज्म से सभी लोग त्रस्त हैं जी। और पाकिस्तान एक्चुअली जो है एपी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म है, और इसी को जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान डाउन होता चला जाएगा। पाकिस्तान का बेसिक इंटरनेशनल सपोर्ट अभी भी ओआईसी से है, इसलिए भारत को ओआईसी कंट्रीज में भी जो है थोड़ा बहुत एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए इन द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैंपेन, जिससे कि ओआईसी में भी पाकिस्तान आइसोलेट हो।
अभी यूरोप में, अमेरिका में, ये सब में तो आइसोलेट इसलिए होता जा रहा है कि वहाँ काउंटर टेररिज्म हो रहा है। फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, यूएस में हुआ। तो लेकिन अभी पाकिस्तान को OIC कंट्रीज में भी एक्सपोज करना चाहिए, इसलिए हम लोगों का पब्लिसिटी जो है और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पीके सहगल जी, जिस तरीके से जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रचना उन लोगों की जमीन पर हुई जो पाकिस्तान का डिमांड नहीं करते थे। आप पुराना हिस्ट्री देखिए, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी, पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी। तो उन जगहों पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, इसलिए एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। और जो पाकिस्तान बनाने वाले उर्दू स्पीकिंग लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए, आज वो वहाँ त्रस्त हैं। जब भी उन लोगों का डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, तो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ही हमें बता रहा था, उनके नाम के आगे US लिखा जाता है, उर्दू स्पीकिंग, तो उनका प्रमोशन ही नहीं होता है। वो इतिहास है। अगर 1945 में जब जो प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए थे, उसमें जो पंजाब था, जो पूरा पंजाब जो आज पाकिस्तान है, वहाँ पर वहाँ मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई थी, और कांग्रेस और शायद यूनाइटेड पार्टी, इन सब ने मिलकर के संयुक्त सरकार बनाई, और वो 8 दिन भी नहीं चली। वो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बात पर राजी हो जाती कि वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार बन जाए, तो शायद पाकिस्तान ना बनता और इस तरह के तस्वीर दूसरी होती। बट इट इज एन हाइपोथेटिकल, हो चुका है। पीके सहगल जी, मैं मेरे पास समय की कमी, लास्ट कमेंट में आपका लूंगी। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 6 महीने चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, क्योंकि कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, बहुत लंबे समय से कहते हैं कि किस तरीके से पाला पोसा जा रहा है, और उनकी सेना ट्रेन करती है, उनके आतंकवादियों को ट्रेन करने वाला कोई और नहीं है, ISI और उनकी आर्मी है। सवाल अब ये कि जिस विल पावर की हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विल पावर की हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी राकेश कपूर जी भी कह रहे थे कि बहुत देर से उठाया हुआ कदम है, ये बहुत दिनों से इंतजार लगातार किया जा रहा था पूरी दुनिया के द्वारा कि भारत ये कदम उठाए, जो बहुत जरूरी हो गया है पूरी दुनिया के लिए भी। जहां पे भी आतंकवादी हमले हों, वहां कहीं ना कहीं तार जुड़ जाते हैं पाकिस्तान से। किस तरीके से इसे आप देखेंगे? छोटा सा कमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया में जहां मर्जी, चाहे वो पेरिस में हमला हुआ, चाहे वो ब्रसल्स में हुआ, चाहे वो न्यूयॉर्क में हुआ, चाहे वो बांग्लादेश में हुआ, चाहे अफगानिस्तान में हुआ, चाहे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, हर एक के पीछे पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आ ही जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान के दहशत, इस समय दुनिया के जो 12 सबसे खूंखार दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें से 7 पाकिस्तान में हैं। उन 7 में से 6 को वो हिंदुस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ करता है। ये उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, इनको नेशनल हीरो कहता है। इनको ट्रेन करती है पाकिस्तान की फौज, इनको इक्विप करती है, इनको वेपनाइज करती है, इनको इंटेलिजेंस इनपुट्स देती है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। जब ये देश में आते हैं, जिनको देश में घुसपैठ किया जाता है, यहाँ उनके स्लीपर सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो उनको रिसीव करते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, पैसा देते हैं। तो हर प्रकार से पाकिस्तान की फौज उनके साथ जुड़ी हुई है। ये पाकिस्तान के गुड टेररिस्ट हैं। वहाँ एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान पार्टी है, जो पाकिस्तान में पेशावर में हमला किया, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, क्वेटा में, वो जो है उनके लिए बैड टेररिज्म है, और जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है या फिर उनका जो हक्कानी नेटवर्क है, वो उनके लिए गुड टेररिज्म है। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय सरकार अब ये नहीं करने वाली है कि आपके हिसाब से गुड टेररिज्म कौन सा है, बैड टेररिज्म कौन सा है। आपके आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सेना को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, और पाकिस्तान शायद इसी वजह से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पूरी दुनिया में तो अलग थलग है ही, और भारतीय राजनीतिक विल पावर की हम बात करें या नरेंद्र मोदी की कूटनीति की हम बात करें, पूरी तरह से यहां से भी डिसाइड हो चुका है कि अब खैर नहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।